हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल विद सृष्टि। जॉब सर्च स्किल्स में वीडियो नंबर 1, हाउ टू क्रिएट अ रेज्यूम ऑफलाइन, आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। इस सेशन में आप सीखेंगे रेज्यूम के कंटेंट्स क्या होते हैं, रेज्यूम को कैसे फॉर्मेट करते हैं और कौन कौन सी मिस्टेक्स हमें रेज्यूम बनाते वक्त अवॉइड करनी है। मेरा नाम है सृष्टि, मैं हूँ सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर MEPSC PGDM CCBM IIT दिल्ली। और इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेंट्स ऑफ अ रेज्यूम की। रेज्यूम के अंदर कंटेंट्स क्या होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन से हेडिंग्स मुझे चाहिए रेज्यूम के अंदर जब आप बना रहे हो। तो मैंने यहाँ पर 8 पॉइंट्स लिखे। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सेकंड है लिंक्डइन URL, थर्ड है एजुकेशन, फोर्थ है वर्क एक्सपीरियंस, फिफ्थ है एरियाज एंड इंटरेस्ट पैशन हॉबीज, सिक्स्थ है प्रोफेशनल मेंबरशिप सर्टिफिकेशंस प्रोजेक्ट्स एंड एफिलिएशंस, सेवेंथ है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड लैंग्वेजेस नोन, और एट्थ है रेफरेंसेस ऑप्शनल। इन सभी कंपोनेंट्स को हम एक एक करके इंडिविजुअली समझेंगे। सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। रेज्यूम में ना सबसे टॉप पे आता है, टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले करेक्ट एंड कंप्लीट नेम। आपका जो नाम है वो तो सही होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, जो भी नेम है आपका या सिंगल नेम है, कंप्लीट नेम लिखिए जो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड में है। सेकंड इज बिजनेस अप्रोप्रिएट ईमेल एड्रेस। आपका जो भी ईमेल एड्रेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो प्रोफेशनल हो, ठीक है, वो काफी फैंसी नहीं होना चाहिए। सेकंड इज फोन नंबर। आप अपना फोन नंबर ऐड कीजिए, व्हाट्सएप है, आपका अपना नंबर है, जो भी आपके नंबर्स हैं, एक ही नंबर ऐड कीजिए जिस पर आप अवेलेबल होते हैं बिजनेस आवर्स के दौरान। थर्ड इज डू नॉट ऐड मैरिटल स्टेटस, फोटोग्राफ, एज, जेंडर, हाइट और वेट अनलेस आस्क्ड फॉर। यानी कि रेज्यूम के अंदर आप मैरिटल स्टेटस नहीं बताएंगे, अनमैरिड, मैरिड, हैविंग किड्स, नॉट हैविंग किड्स, सिंगल, व्हाटएवर। फोटोग्राफ आप नहीं लगाएंगे, एज, जेंडर, हाइट, वेट की बात आप नहीं करेंगे, ये रिक्वायर्ड अब नहीं होता। बेसिक फॉर्मेट क्या होगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का? सबसे पहले योर फुल नेम, फिर आपका एड्रेस, फिर आपका सिटी स्टेट पिन कोड, फिर आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर, लिंक्डइन प्रोफाइल और पर्सनल वेबसाइट या पोर्टफोलियो। अब क्वेश्चन है पर्सनल वेबसाइट और पोर्टफोलियो होता क्या है? अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, सपोज आप ग्राफिक डिजाइनर है और आपने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई हुई है जहां पर आपके ग्राफिक डिजाइन के सैंपल्स हैं, तो आप उस वेबसाइट का लिंक अपने रेज्यूम में डाल सकते हैं। या फिर आप पोर्टफोलियो का लिंक भी डाल सकते हैं। अगर आप ब्लॉगर हैं, आपने कोई ब्लॉग बनाया हुआ है, तो आप उस ब्लॉग का भी लिंक डाल सकते हैं जहां पर लोग आपके इंटरेस्ट और आपके अचीवमेंट्स या एबिलिटीज के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। सेकंड सेक्शन जो हमारे रेज्यूम का होना चाहिए वो है लिंक्डइन प्रोफाइल। सेक्शन नहीं कहूंगी इसको मैं, लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक कहूंगी इसको, ठीक है। सो लिंक्डइन से क्या होता है, देखिए, क्रेडिबिलिटी बनती है, ट्रांसपेरेंसी डेमोन्स्ट्रेट होती है और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। जिन लोगों को लिंक्डइन नहीं पता है, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे प्रोफेशनल्स जो है कनेक्ट करते हैं जॉब्स के लिए, नेटवर्किंग के लिए और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर बनाइए अगर आप 18+ हैं तो। और ये जो लिंक्डइन का लिंक है ना, इसको आपको अपने रेज्यूम में ऐड करना है। लिंक्डइन के अकाउंट को हमें ऑप्टिमाइज भी करना होता है, यानी कि उसको फिल भी करना होता है टाइम टू टाइम। तो वो कैसे करते हैं वो डेफिनेटली किसी दिन एक वीडियो अलग से मैं बना दूंगी। देखिए, नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन का जो सेक्शन है उसमें क्या करना है? एजुकेशन में बिगिन विद द मोस्ट रीसेंट एजुकेशन। आपने सबसे पहले जो एजुकेशन ली है आप उसके बारे में बात कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे। सपोज आपने PG किया है तो पहले PG के बारे में लिखेंगे, फिर ग्रेजुएशन, फिर क्लास 12, फिर क्लास 10, ठीक है। कोई भी रिवर्स ऑर्डर नहीं चलेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलेगा। सेकंड है एकेडमिक अचीवमेंट्स। इन्हीं डिग्रीज डिप्लोमास के दौरान अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है, कोई सर्टिफिकेट मिलता है, कोई डिप्लोमा, डिग्री, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग्स आपने की है, तो वो भी आप एजुकेशन सेक्शन के अंडर जो है अपडेट कर सकते हो। फॉर्मेट का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, XYZ यूनिवर्सिटी, सिटी इंडिया, मंथ ईयर। इसका मतलब यूनिवर्सिटी का नाम, किस शहर में यूनिवर्सिटी है, कौन सा देश है, हमारा इंडिया। मंथ ईयर मतलब जो ड्यूरेशन है, कब स्टार्ट, कब से कब तक, ठीक है। डिग्री अर्न, डिग्री का नाम लिखेंगे। रेलेवेंट कोर्सेज, हर डिग्री में, हर कोर्स में जो भी आप करते हैं उसमें कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उस सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पे बोला है कोर्सेज। तो आप जो भी रेलेवेंट कोर्सेज है ना इस जॉब के लिए, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। फॉर एग्जांपल, या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट का मैंने एग्जांपल लिया, अगर उसने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, तो वो रेलेवेंट कोर्सेज क्या लिख रहा है? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DBMS, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब इन डिग्री या डिप्लोमास में आपने क्या अचीवमेंट किया है, क्या रिकॉग्निशन है, कौन सा कैपस्टोन प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखनी है और डिटेल्स को आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस यानी आपका काम का एक्सपीरियंस, बेसिकली आपको आता क्या है, आप कितने कॉम्पिटेंट है। तो कंपनी का नाम, जॉब का टाइटल और जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप लिखेंगे। आप 3 से 4 वर्क एक्सपीरियंसेस लिख दीजिए और रीसेंट हो तो ज्यादा बेहतर है। बहुत ज्यादा पुराने वर्क एक्सपीरियंस उतना ज्यादा इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव नहीं होते हैं, तो आप रीसेंट वर्क एक्सपीरियंसेस प्लीज लिखिए। फॉर्मेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे कंपनी कहाँ पर स्थित है, लोकेशन क्या है, फिर ड्यूरेशन लिखेंगे, कब से कब तक आपने उस कंपनी में काम किया है। नेक्स्ट है जॉब टाइटल। आप बताएंगे भाई इस
कंपनी में मेरा जॉब टाइटल क्या था। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर था, तो मेरा काम क्या था, जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका काम आ जाएगा, आपने एग्जैक्टली जो किया है। सो मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है, कोलैबोरेटेड विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू डेवलप एंड एग्जीक्यूट कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। तो ये मेरा काम था एज अ मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर। तो कई बार मैंने देखा है रेज्यूम में सिर्फ जॉब टाइटल लिखा है, या सिर्फ कंपनी का नाम लिखा है, या ड्यूरेशन नहीं लिखी है, या जॉब डिस्क्रिप्शन में मिसिंग है। तो प्लीज ये सारी चीजें इंश्योर कीजिए कि आपके रेज्यूम में हो। नेक्स्ट इज एरियाज एंड इंटरेस्ट्स। एरिया एंड इंटरेस्ट सेक्शन के अंदर आप क्या लिखेंगे, अपने पैशन, अपनी हॉबीज के बारे में लिखेंगे, ऐसी एक्टिविटीज के बारे में लिखेंगे जो रेलेवेंट है और जिनसे आपकी डिजायरेबल स्किल्स शोकेस होती है। देखिए कोई भी जॉब अप्लाई करने के लिए 2 चीजें होती है, एसेंशियल स्किल और डिजायरेबल स्किल। एसेंशियल स्किल यानी कि वो स्किल्स जो आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए, और डिजायरेबल स्किल वो है जो अगर आप में वो स्किल हो तो बहुत अच्छा है, प्रेफरेबल है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई पैशन, कोई हॉबी, कोई एक्टिविटीज है तो एरियाज एंड इंटरेस्ट सेक्शन के अंदर आप उसको हाईलाइट कीजिए। देखिए इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, राइटिंग, ब्लॉगिंग, डांसिंग, रीडिंग, सिंगिंग, व्हाटएवर, फोटोग्राफी, पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन इन एरियाज के अराउंड आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया है, कोई पेड वर्क किया है, कोई अनपेड वर्क किया है, कोई कम्युनिटी सर्विस की है, तो वो आपने स्पेसिफाई करना है। ठीक है, बी वेरी स्पेसिफिक। सिर्फ रीडिंग, सिंगिंग, राइटिंग, डांसिंग इन सब से नहीं काम बनेगा, आपको उसको क्या है थोड़ा सा इलैबोरेट करना पड़ेगा, सो दैट यू आर एबल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस या एफिलिएशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बड़े एक्टिव रहते हैं अपनी कॉलेज जर्नी में, अपने स्कूल जर्नी में, और वो काफी सारे क्लब्स को ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ क्लब्स उनके स्कूल या कॉलेज के अंदर होते हैं और कुछ क्लब्स उनके स्कूल कॉलेज के आउटसाइड होते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे कोई एफिलिएशंस या ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो वो आप अपने रेज्यूम में जरूर ऐड कीजिए। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, आप कोई स्टूडेंट क्लब के मेंबर हैं, आप हॉबी क्लब्स के मेंबर हैं, आप कॉलेज क्लब्स के मेंबर हैं, आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है, आपको कोई रिसर्च ग्रांट हुआ है, तो वो आप जरूर मेंशन कीजिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर। अगर आपने कोई वॉलंटियर एक्टिविटीज की, आप किसी एनजीओ में काम किया है, कम्युनिटी सर्विस की है, तो वो प्लीज आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करो, खुद बताओ कि मैं कैसे इन ऑर्गेनाइजेशंस और इनिशिएटिव्स में वैल्यू मैंने ऐड की है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस एफिलिएशंस के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर आपने इनमें से ये कैटेगरीज हो सकती है, दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इसके बियॉन्ड भी टॉपिक्स जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स रिलेटेड आपने कुछ किया है, आप ऐड कीजिए। वॉलंटियर वर्क किया है, आप ऐड कीजिए। आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ किया, ऐड कीजिए। स्टूडेंट गवर्नमेंट से कुछ रिलेटेड किया, जैसे मॉडल यूनाइटेड नेशंस के बारे में काफी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो लिखिए। कॉम्पिटिशन या अवार्ड जीते हैं या पार्टिसिपेट किए बताइए, और जो सबसे रेलेवेंट हो वो बताइए। सारे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में हम नहीं लिख पाएंगे, एंड दैट विल ऑल्सो नॉट बी रेलेवेंट। ठीक है, पब्लिकेशंस, अगर आपने कुछ भी पब्लिश किया है, कोई ब्लॉग, आर्टिकल कहीं पर भी, या जर्नल में कहीं पब्लिश हुआ है, तो प्लीज उसे मेंशन कीजिए। लैंग्वेज क्लब्स अगर आपने ज्वाइन किए हैं या आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं, मल्टी लिंग्विस्टिक आप व्यक्ति हो, तो प्लीज लिखिए। टेक क्लब्स या कोडिंग क्लब्स आपने ज्वाइन किए तो प्लीज लिखिए। इंटर्नशिप्स के बारे में बताइए, पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बताइए। जॉब पेड हो, अनपेड हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें तो मुझे पेमेंट नहीं मिला इस जॉब में, तो मैं इसे मेंशन क्यों करूं। देखिए, पेमेंट मिला नहीं मिला दैट डजंट मैटर, आपने काम किया है दैट रियली मैटर्स, और क्या काम किया दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है उसको आपको सही से फ्रेम आउट करके अपने रेज्यूम में ऐड करना है। फॉर्मेट क्या रहेगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का? सबसे पहले एक्टिविटी का नाम, फिर पोजीशन या रोल, आपका क्या पोजीशन था। सेकेंड है ड्यूरेशन, आपने कब से कब तक काम किया है। थर्ड है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट, आपका अचीवमेंट और इन्वॉल्वमेंट का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट इज लैंग्वेजेस नोन, कौन कौन सी भाषाएं आती है। हर व्यक्ति की एक नेटिव लैंग्वेज होती है और बाकी लैंग्वेजेस भी आप जानते हो। तो लैंग्वेजेस के बारे में जब हम मेंशन करेंगे रेज्यूम में, तो हम अपने प्रोफिशिएंसी लेवल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस्ड हो, और LSRW में कहाँ स्टैंड करते हो। अब आप बोलेंगे मैम LSRW क्या होता है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 कॉम्पोनेंट्स है हमारे लैंग्वेज को सीखने के। कोई भी भाषा अगर आपको जीवन में सीखनी है तो ये 4 कॉम्पोनेंट्स आने चाहिए। तो जब आप रेज्यूम में ऐड कर रहे हो लैंग्वेज, तो आपको बताना जरूरी है कि आप कितने प्रोफिशिएंट हो। ठीक है, आपको वो भाषा लिसन करनी आती है, स्पीक करनी आती है, रीड करनी आती है, राइट करनी आती है। अगर 4 कॉम्पोनेंट्स आते हैं तो लिखिए, अगर 3, 2, 1 जो भी कॉम्पोनेंट्स आते हैं वो जरूर लिखिए। नेक्स्ट सेक्शन आता है रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस यानी कि वो प्रोफेशनल्स जो आपके काम के बारे में टिप्पणी कर सके, आपके काम के बारे में बता सके, आपके कॉम्पिटेंसीज को हाईलाइट कर सके। तो यूजुअली एप्लीकेशन फॉर्म्स में बाय डिफॉल्ट रेफरेंस का सेक्शन होता है। अगर आपके जॉब एप्लीकेशन में रेफरेंस का सेक्शन नहीं है तो आप अपने रेज्यूम में रेफरेंसेस नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, रेफरेंसेस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, ये हम पहले लिखा करते थे, अब ये क्लीशे हो चुका है, अब इसे अवॉइड कीजिए, मत लिखिए रेफरेंसेस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। रेफरेंसेस के बारे में कोई बात मत कीजिए अगर वो पूछा नहीं गया है तो। अगर पूछा गया है, अगर जॉब एप्लीकेशन में लिखा गया है प्लीज गिव 2, 3, 4 रेफरेंसेस, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? फुल नेम, जो भी रेफरेंस है, जो भी व्यक्ति का नाम है,
टाइटल, उसका डेजिग्नेशन क्या है, कंपनी किस कंपनी में वो काम करते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उनको कैसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, ईमेल और फोन नंबर, ये सारी डिटेल्स आपका रेफरेंस फॉर्मेट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने रेज्यूम में। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेटिंग के। रेज्यूम का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए? फॉन्ट साइज 12 या 14 या फिर 12 to 14 के बीच में, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन या कोई भी फॉर्मल फॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपका जो रेज्यूम है वो रीडेबल बने, उसकी रीडेबिलिटी जो है इंक्रीज हो। कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लू या ब्लैक टेक्स्ट के लिए। क्लटर फ्री रखिए अपने रेज्यूम को, उसमें कुछ भी क्लटर नहीं होना चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, हैफेजेडनेस नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा बिल्कुल अच्छा सा रेज्यूम होना चाहिए जिसको देख के एकदम मन करे कि हाँ दिस इज द राइट कैंडिडेट टू हायर फॉर माई पर्टिकुलर जॉब। टुवर्ड्स द एंड है एक्टिव पास्ट टेंस वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स। जब आप रेज्यूम बना रहे हैं तो उसमें एक्टिव पास्ट टेंस वर्ब्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कंप्लीटेड, कंडक्टेड, रेफर्ड, लेड अ टीम। तो इस तरह के एक्शन वर्ब्स का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका रेज्यूम जो है वो काफी ज्यादा कन्विंसिंग बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ 7 मिस्टेक्स लिस्ट डाउन करी हैं जो आपको अवॉइड करनी है जब आप अपना रेज्यूम बना रहे हो। सबसे पहली बात, टू लेंदी नहीं करना है। आपको रेज्यूम ज्यादा लेंदी नहीं बनाना है। आप रेज्यूम को 1 पेज का बनाइए, मैक्सिमम 2 पेजेस का बनाइए, 3, 4, 5 पेजेस का प्लीज मत बनाइए, अनलेस आप किसी बहुत ही रेप्यूटेड एकेडमिक जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जहां पे आपको अपने बहुत सारे रिसर्च पब्लिकेशंस के बारे में बताना है। सेकेंड इज टू कैजुअल। कैजुअल अप्रोच नहीं लेनी है रेज्यूम बनाने के लिए, क्योंकि रेज्यूम ही वो डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। और अगर आप रेज्यूम को लाइटली लेते हैं तो दैट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक इज व्हेन रेज्यूम इज नॉट कस्टमाइज्ड एज पर जॉब डिस्क्रिप्शन। एक वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच यहाँ पे नहीं चलेगा। आपका रेज्यूम जो है हर जॉब के हिसाब से कस्टमाइज होना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, अपने रेज्यूम को कस्टमाइज करेंगे और फिर आप उसको पोस्ट करेंगे। फोर्थ मिस्टेक है रेज्यूम नॉट अपडेटेड। लोग रेज्यूम अपडेट नहीं करते हैं, और अगर करना भी चाहते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। देखिए, अगर आप पुराना रेज्यूम दे देंगे ना एक नई जॉब के लिए, तो वो डेफिनेटली काम का नहीं है, क्योंकि उसमें आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। आपने जो भी रीसेंट अकम्पलिशमेंट, अचीवमेंट और सर्टिफिकेशन किए वो उसमें एडेड ही नहीं है। तो ऑब्वियसली आप जो पैकेज चाह रहे हो लाइफ में अचीव करने का वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी ड्रीम्स को अचीव करो तो प्लीज अपने रेज्यूम को अपडेट करो, रेज्यूम को अपडेट रखो। जितने भी प्लेटफॉर्म्स में आप जॉब अप्लाई कर रहे हो उन सभी प्लेटफॉर्म पे अपना अपडेटेड रेज्यूमे डालो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है मिस्ड प्रूफ रीडिंग। जब कैंडिडेट्स जो है प्रूफ रीडिंग नहीं करते, मतलब रेज्यूम आपने भेज दिया, उसमें बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रखी हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन मिस्टेक हो रखी है, और पढ़ने में रीडर को प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, अगर रीडर को पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी तो वो हायर कैसे करेगा आपको। सो प्लीज अपने डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीड कीजिए। हमें कई बार लगता है कि हम बहुत अच्छी इंग्लिश लिखते हैं और कभी भी हमसे मिस्टेक नहीं होगी, बट दैट इज अ मिसकंसेप्शन। मेरे से भी बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, जबकि मुझे भी लगता है कि इंग्लिश ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत बार मेरे से ऐसा होता है कि मिस्टेक हो जाती है, कुछ सेंटेंस कुछ लिख देती हूँ। तो प्लीज प्रूफ रीड कीजिए अपने डॉक्यूमेंट को भेजने से पहले। 6th मिस्टेक है डिक्लेरेशन लिखना। डिक्लेरेशन लिख देते हैं, डिक्लेरेशन नहीं लिखना है रेज्यूम में, रिक्वायर्ड नहीं है। पहले लिखा जाता था, अब रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये बाय डिफॉल्ट माना जा रहा है कि आप जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, वो बिल्कुल वैलिड है। तो आपको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट अलग से लिखने की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और कस्टमाइजेशन का लिंक है। अगर आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो रेज्यूम है ना वो थोड़ा छोटा भी होगा, और दूसरी बात वो काफ़ी रेलेवेंट भी हो जाएगा। और अगर ऐसे ही कुछ भी आपने इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एजुकेशन पुरानी सर्टिफिकेशन पता नहीं कौन से साल के आपने डाले हुए हैं, तो आपका जो रेज्यूम है वो इतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं हो पाएगा। तो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से आपने बचना है, और जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आपने अपने रेज्यूम को अपडेट करना है। अब जब आप ये सारी चीज़ें सीख गए हैं, मिस्टेक्स नहीं करनी है, फॉन्ट क्या होना चाहिए, फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए और कौन कौन से सेक्शंस होने चाहिए, अब कोशिश करो एक रेज्यूम बनाने का, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आपको बहुत सारा समय लगने वाला है अपना रेज्यूम बनाने के लिए, बिकॉज हम बहुत बार वी डोंट स्पेंड इनफ टाइम टू थिंक अबाउट आवर ओन अचीवमेंट्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। आप भूल जाते हो अपने सर्टिफिकेट्स के बारे में, आप भूल जाते हो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। सोचिए, समय निकालिए, रेज्यूम बनाइए। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ रेज्यूम बनाइए, अपना फर्स्ट रेज्यूम बनाइए, और अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो आप अपने रेज्यूम को अपडेट कीजिए। इन सारे कंपोनेंट्स को ध्यान में रख के आप अपने रेज्यूम को बनाइए। और अगर आपका रेज्यूम अच्छा बन रहा है या फिर अच्छा बन गया है या फिर आपको कुछ भी पॉजिटिव उससे मिलता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो। टुवर्ड्स द एंड मैं ये कहूंगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को जिनको भी रिक्वायरमेंट है इस तरह की स्किल्स की। मेरा नाम है सृष्टि, साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्किल्ड विद सृष्टि। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।